हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जो लोग गेट 2021 को अपीयर करने जा रहे हैं, आज उनके लिए मैं सेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, अब गेट 2021 में 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और स्टूडेंट्स जो गेट 2021 को लिखने की तैयारी में लगे हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा सा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। एक तो कोरोना क्राइसिस की वजह से वो अलग से डिप्रेस्ड होंगे, ऊपर से इतनी बड़ी सिलेबस गेट की है, उसको कैसे टैकल करें। ऊपर से उनके जो सीनियर या कोई टीचर हैं उनके पास पहले जो होते थे, जो कोरोना क्राइसिस अगर नहीं होता तो उनके पास वो सीनियर और टीचर होते, वो भी अब आपके पास नहीं है। तो इस दुविधा में स्टूडेंट्स में बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि कैसे करें तैयारी। तो मैं अपना एक पर्सनलाइज ओपिनियन यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी लास्ट के 6 महीने की, ताकि आप गेट में बहुत अच्छे रैंक लाके और एक टॉप की पीएसयू या आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाके अपनी जगह बना सकें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं गेट 2021 लास्ट 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बाय मी, दैट इज मयंक ठाकुर और आई एम इन ऑफिसर इन ONGC। तो देखो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है गेट 2021 के लिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप खुद अपने से बनाए भी होंगे, उस पर फॉलो भी कर रहे होंगे। लेकिन एक मेरा जो परसेप्शन है कि मैंने 2 टाइम्स गेट में बहुत अच्छे रैंक लाई है। 2019 गेट में मैंने मैकेनिकल में 236 रैंक लाई थी और 2020 गेट में मैंने PI प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 4 लेके आया था। तो मेरा अपना एक स्ट्रैटेजी था कि किस स्ट्रैटेजी से मैंने प्रिपरेशन किया था, वो बिल्कुल ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि अगर इस बात को फॉलो किया जाएगा तो हो सकता है कि 2021 में आप भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 में हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी नंबर 1, हम लोग 5 स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखेंगे। प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, कोई भी काम आप अच्छे से कर रहे हो ना, कोई भी गेट 2020 जो है आपका एक प्रोजेक्ट है। दिस इज गेट 2021, दिस इज योर प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हो, इसका कंप्लीशन कब होगा? जिस दिन आपका गेट 2021 का रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट मार्च के 15-16 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा, तो उस दिन इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होगा। अभी जिन लोगों ने गेट की तैयारी अभी स्टार्ट की है, या जो लोग पहले से भी पढ़ के बहुत सारा कुछ तैयारी कर चुके होंगे, उनके लिए भी अभी से जो लास्ट के 6 मंथ की प्लानिंग है वो करनी अनिवार्य है। कंपल्सन है बेटा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग बहुत तरीके से की जा सकती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपना एक प्लानिंग करने का व्यू आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, गेट का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा दिखने में लगता है, क्योंकि 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे एक ही पेपर में आने हैं। तो हमें ये पता नहीं चलता कि इतने सारे सब्जेक्ट से एक 2 क्वेश्चन ही तो आने हैं और पूरे पेपर में कहाँ कैसे बिखरे हुए क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम सिलेबस में उलझ के रह जाते हैं। हमें सिलेबस में उलझना नहीं है, हमें उस सिलेबस को ही अपना पैरामीटर सेट के हिसाब से ही अपना पैरामीटर सेट करना है। और हमें गेट की जो कंपाइलेशन है, जब कंप्लीट होगा इस प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे अच्छे रैंक लाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले पूरी सिलेबस को देखो और उस पूरी सिलेबस में आप उस पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट आपका डिजाइन का पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका थर्मल का पार्ट होगा, डिजाइन, थर्मल। और तीसरा पार्ट आपका होगा प्रोडक्शन का पार्ट होगा, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इसी में आएगा। और चौथा पार्ट आपका आएगा एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो ये 4 पार्ट में आप अपने पूरे सिलेबस को बांट लो। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो लोग PI के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वो चारों पूरे सिलेबस को ये 4 पार्ट में बांट लो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे और थोड़ा एनालिसिस करोगे, तो आप पाओगे कि गेट में डिजाइन पोर्शन से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में डिजाइन पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके थर्मल इंजीनियरिंग सेक्शन से पूछे जाते हैं और 22 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल मिला के आपसे 22 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स मिला के 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जा रहे हैं। दिस इज योर
फिक्स मार्क्स। तो इसी टाइप से मतलब 25 से कभी हो सकता है 26 हो जाए, कभी 24 हो जाए, बट इस टाइप से ऑन एन एवरेज वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आप सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस को इन्हीं में से बांटना है और आपको फिर ये तय करना है कि डिजाइन में मेरे कितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट, थर्मल में कितने हो चुके हैं, प्रोडक्शन में कितने हो चुके हैं और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं या कितने सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट और करने हैं। तो सब्जेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो पहला सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिजाइन का होता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका मशीन डिजाइन है, तीसरा सब्जेक्ट आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, चौथा सब्जेक्ट आपका वाइब्रेशन है और पांचवा सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स आपके लिखे गए हैं, इन आपको पांचों सब्जेक्ट में से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आज की डेट में अगर आप देखो तो गेट में खूब सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और थ्योरी ऑफ मशीन से। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे खासा आपको फोकस करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन पे खासा फोकस करके चलना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वाइब्रेशन और मशीन डिजाइन से बिल्कुल फार्मूला वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें और जाके बैठ जाए, मशीन डिजाइन के सारे क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में हो जाएंगे। वाइब्रेशन में भी सिमिलर केस है, वाइब्रेशन में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर लगानी है और आप अपने गेट एग्जाम में जाके बैठ जाएं। आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो आप मशीन डिजाइन और वाइब्रेशन दोनों के क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिनकी मैकेनिक्स थोड़ी सी वीक है वो इस पे काम कर सकते हैं, जिनकी मैकेनिक्स बहुत अच्छी है वो सिर्फ रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर होता है, उसको रिवाइज करें, उसको कहीं से भी किसी भी बुक से कहीं से भी कुछ भी आप कहीं से मटेरियल मिल जाए तो उससे आप करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे भी लगा लें। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के मशीन डिजाइन, वाइब्रेशन और मैकेनिक्स में अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, गेट में सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बचती है एसओ एंड सॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन में, तो इसमें आपको काम करने की जरूरत है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे में। उसके बाद हम लोग अगर थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप पूरे पेपर को थर्मल इंजीनियरिंग में बांट दो, थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा जो आपका पेपर होता है वो एफएम, तीसरा पेपर आपका होता है, तीसरा सब्जेक्ट होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, चौथा जो होता है वो होता है फ्लूइड मशीन और पांचवा जो होता है एचएमटी और सिक्स जो होता है आपका होता है आरएसी। तो एक बात देखो, अगर आप गेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड मशीन का सिलेबस काफी छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है और डायरेक्टली फार्मूला पुटिंग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर आप कर पा रहे हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चिपके रहो एकदम से कि उसके बाद आगे मुझे सोचना ही नहीं है, तो भी आप यहाँ पे पावर प्लांट इंजीनियरिंग और फ्लूइड मशीन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएंगे। आपको यहाँ पे मेहनत करना है और आरएसी में भी सिमिलरली क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ईजी आते हैं आरएसी के क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से। सिमिलरली पावर प्लांट इंजीनियरिंग से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और आपका फ्लूइड मशीन से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको काम करना है थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में और एचएमटी में, कैसे काम करना है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फिर हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपका पहला जो चैप्टर होता है वो होता है खुद प्रोडक्शन, पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज योर प्रोडक्शन और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब आप 15 से लेके 18 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकते हैं प्रोडक्शन से, अकेले प्रोडक्शन से। दूसरा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल और तीसरा आपका है मटेरियल साइंस। ये 2 नंबर 1 से लेके 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। हूबहू सबको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आना है, हर साल वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर साल बच्चे मार्क्स लेके आते हैं या मार्क्स डिडक्ट करवा के आ जाते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम, मिलर इंडिसेस और हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स स्लिप हो जाते हैं। तो आप मटेरियल साइंस में 3-4 चैप्टर को 3-4 टॉपिक को अगर अच्छे से करते हो तो भी आपका काम हो सकता है, मटेरियल साइंस में आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे सीपीएम पार्ट है,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल आपके क्वेश्चन आने हैं। फोरकास्टिंग का मेथड होता है, क्वीन थ्योरी होती है, इन सब जो इजी वाले क्वेश्चन है जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये सब टॉपिक्स को आप अच्छे से करो। और इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में बेसिक इन्वेंट्री तो एटलीस्ट करके जाओ, क्योंकि गेट में मैकेनिकल ब्रांच में बेसिक इन्वेंट्री से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस होते हैं। जो बाकी के जो मॉडल्स हैं इन्वेंट्री मॉडल, उनको आप अभी के लिए स्किप कर दो। बाद में अगर सारा सब्जेक्ट अगर आपका हो जाएगा, पूरी फुल सिलेबस कर लोगे, तो नवंबर दिसंबर में भी जाके वो कर सकते हो, छोटा सा अगर कुछ बचा हुआ है तो, कि दूसरे वाला जो मॉडल्स होते हैं इन्वेंट्री में वो कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सीपीएम पार्ट, फोरकास्टिंग और असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, क्वीन थ्योरी, ये इन तीन चार चीजें अगर आप कर ले रहे हो अच्छे से, तो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कमांड हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे भी मस्ट है। और सबसे जो ज्यादा वेटेज आपको हम लोग बारी आती है प्रोडक्शन की, सबसे ज्यादा वेटेज ये सब्जेक्ट कैरी किए हुए हैं, और ये सब्जेक्ट आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए 18 नंबर का प्रोडक्शन आया था इस बार गेट 2020 में। 18 नंबर का प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज दोनों पेपर मिला के अगर हम देखें तो 36 नंबर का क्वेश्चन प्रोडक्शन से आया था। तो इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये पोर्शन बहुत बड़ा है, और लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में वो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि सिलेबस तो बड़ा है प्रोडक्शन का, बट आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पिछले साल भी पूछे थे, वो उससे पिछले साल भी उसी से पूछे थे, और उसके पिछले साल भी पूछे थे, और आने वाले साल में भी वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है, तो उतने क्वेश्चन को करने के लिए भी प्रीवियस ईयर में कम से कम 1000 क्वेश्चन है प्रोडक्शन में। तो 1000 क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मांगता है भाई प्रोडक्शन। आपको बार बार आपको साइकिल दोहरानी पड़ेगी। अभी 6 महीने है ना, तो 6 महीने में हर महीने आपको एक बार प्रोडक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, अगर आप पहली बार अगर किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो ना, तो अगर आपको 4 दिन का समय लगता है, तो आपको उसी सब्जेक्ट को दूसरी बार रिवाइज करने में 2 दिन लगेगा, तीसरी बार रिवाइज करने में 1 दिन लगेगा, और चौथी बार रिवाइज करने में हो सकता है 2-3 घंटे में ही आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए रिवीजन में। तो सबसे पहले एक ये प्लान बनाओ। देखो, इससे इस प्लानिंग से ये होगा ना कि तुम्हें एक आइडिया बनेगा। ये प्लान आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए कि मैं डिजाइन के ये इतने मुझे करने हैं, थर्मल के इतने सब्जेक्ट करने हैं, प्रोडक्शन के करने हैं, एफटी के करने हैं, और जैसे जैसे सब्जेक्ट हो जाए उस पर टिक करते जाओ कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस अच्छे से चल रहा है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की थोड़ी देर से हम लोग बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, इसके बाद प्लानिंग वाला जो सीन है ना, ये प्लान एक कर लो। प्लानिंग के बाद आप क्या करो कि ना आप मटेरियल के जुगाड़ कर लो। देखो, अभी अगस्त आ चुका है। अभी जिन लोगों ने मटेरियल का मतलब होता है कि अगर आपको पढ़ना है कोई चीज, नोट्स हमें चाहिए, अगर हमें पता है कि ये चीज पढ़ना है और आपके पास वो अवेलेबल है, तो आप जल्दी से पढ़ के निपटा लोगे। आप क्लब करके नहीं रखोगे कि भाई किताब आएगी तो पढ़ेंगे, या उससे मांग लूंगा नोट्स तो पढ़ लेंगे। तो ऐसा उस टाइम पे नहीं पढ़ा जाता है, फिर वो आस्कत हो जाता है, फिर आप अवॉइड करोगे और बहुत सारी चीज क्लब हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। चीजों को निपटाना सीखो। तो निपटाओगे कब? जब तुम्हारे पास मटेरियल होगा। तो आप क्या करो, जो भी चीज आप जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या जैसे प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन में आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़नी है, कौन से नोट से पढ़नी है, कौन सी बुक को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन, कौन सी पीडीएफ सॉल्व करनी है, कौन से सर की पीडीएफ अच्छी आती है उनकी पीडीएफ सॉल्व करनी है। ये सारी चीजें आपको अगले 2 महीने में आपके पास होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये नहीं हो कि नवंबर आ गया और आप ये ढूंढ रहे हो कि भाई प्रोडक्शन के कोई नोट्स दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, या सॉन्ग की कोई नोट्स दे देता मजा आ जाता, नहीं होना चाहिए। अक्टूबर तक, लास्ट के अक्टूबर तक आप क्या करोगे, अपना मटेरियल पूरी अभी से लेके अक्टूबर तक में पढ़ाई तो जारी रहेगी, साथ साथ में आप जितने भी आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी मटेरियल से पढ़े तो आप पूछिए अपने सीनियर से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं पता कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कहाँ से रिवीजन करे तो हमें फायदा मिलेगा, तो मैं बताऊंगा आपको। बट आप ये काम अक्टूबर से पहले तक कर लो, ताकि आपके पास पीडीएफ भी है तो आपके लैपटॉप में पीडीएफ होनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि नवंबर में जाके किसी से मांग रहे सर पीडीएफ दे दो।
मैडम पीडीएफ दे दीजिए, ऐसा करोगे तो फिर उस टाइम पे भी यही सीन चलेगा और 3 महीने लास्ट के बर्बाद कर लोगे। समझ में आ रही है? तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरा नंबर स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए, मटेरियल के जुगाड़ करना है। दिस इज योर जुगाड़। द सेकेंड नंबर स्ट्रेटेजी इज जुगाड़। आपको जुगाड़ करना है सारे के सारे मटेरियल, जहां से भी आपको अवेलेबल, जहां से भी आपको लगता है कि वो मटेरियल हो अच्छा है, उस मटेरियल को जुगाड़ करो ना। चौथा जो है वो अपने डेली रूटीन, अपने डेली, वीकली और मंथली प्लान बनाइए। डेली, वीकली और मंथली प्लान में आप ऐसे बना सकते हैं कि जब भी आप डेली, मतलब आज आप सोते हो ना, आज आप रात में सोओगे तो कल उठना है, तो आप रात के सोने से पहले प्लान कर लो कि कल मुझे उठ के क्या करना है। देखो कॉलेजेस है नहीं, कोरोना है, तो कॉलेज आप जा नहीं रहे हो, सिर्फ घर पे खाना है और सोना है और पढ़ना है। 3 चीज आपको करनी है, खाना है, सोना है और पढ़ना है। इसका मतलब कि इन तीनों चीजों में सोते तो हो ही तुम, खाना भी खाते हो, तो सिर्फ अब तीसरी चीज बच गई है, पढ़ाई करनी है आपको। तो पढ़ाई कैसे करोगे? तो आप रात को जब सोते हो ना, तो आप फेसबुक चला लेना थोड़ी बहुत, लेकिन आप सोने से पहले जरूर एक बार अपनी कॉपी में लिखना पेन से कि भाई मैं सुबह उठ के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फलाना चैप्टर सॉल्व करूंगा। ये लिख देना भाई। और क्या सॉल्व करोगे? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मान लो सॉल्व करूंगा, या मयंक सर के पीडीएफ को सॉल्व करूंगा। इस टाइप से आपको कुछ एक लिख रहा होना चाहिए। सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद नाश्ता करिए और बैठ जाइए वो चीज लेके। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आप सुबह वाला जो मॉर्निंग का समय है वो वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा, आपके पास मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि मैं मॉर्निंग में उठ तो गया हूँ लेकिन अब करूँ क्या करूँ, मैं आपके पास प्लान ही नहीं रहेगी, तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका मॉर्निंग वेस्ट हो गया, पूरा दिन वेस्ट होगा। मॉर्निंग का मतलब है अगर आप 8 बजे उठते हो तो 8 बजे आपकी मॉर्निंग, अगर आप 5 बजे उठते हो तो 5 बजे मॉर्निंग। कोई जरूरी नहीं है कि 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े। समझ में आ रही है बात? तो आप डेली का प्लान कीजिए। प्लान करते टाइम पे आप एक ख्याल रखिएगा कि जो आपने 4 सब्जेक्ट बांटा है, चार पूरी सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा है, उस पार्ट में पहला पार्ट, दूसरा, मतलब ऐसा कर लो कि एक सब्जेक्ट यहाँ से उठा लो, एक सब्जेक्ट यहाँ से उठा लो। तो पर डे मतलब 2 सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर सकते हो, एक सब्जेक्ट इधर से, एक सब्जेक्ट इधर से, या एक सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, एक सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया। इस टाइप से आप क्लब कर सकते हो। मॉर्निंग में कुछ और पढ़ रहे हैं, इवनिंग में कुछ और पढ़ रहे हैं, ताकि वो एक थोड़ा सा मजा बना रहे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जाओगे। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो डेली, वीकली और मंथली प्लान आप बना के चलिए। और ये प्लानिंग जो है वो तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज, आप जहां से भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसके साथ ये वाला प्लान सिंक्रोनाइज करना। अभी आप ही का काम है सिंक्रोनाइजेशन। कोई नहीं बताएगा कि भाई पहले थर्मो पढ़ लो, या कोई नहीं बताएगा कि पहले स्वाम पढ़ लो। अब आपके पास है, आप खुद समझदार हो गए हो, आप ग्रेजुएशन आप कंप्लीट होने जा रही हो और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आप खुद आप में समझदारी आ चुकी है। तो आप अपने जो प्लानिंग है वो टेस्ट सीरीज से सिंक्रोनाइज करो। मान लो आपका टेस्ट, आपको पता है कि आपका जो पहला टेस्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स का है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ना चाहिए। और आपको अगर पता है कि क्लब करके जो टेस्ट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स और मान लीजिए आरएससी का टेस्ट कोई होना है, तो आपको थर्मो के बाद आरएससी करनी है। तो इस टाइप की क्लबिंग करिए। अपनी डेली जो आप अपना प्लान बनाओगे वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग में बनाओगे। दिमाग में आपका टेस्ट सीरीज चलना चाहिए कि मैं अगर ये प्लान बना रहा हूँ तो टेस्ट सीरीज वाला ये वाला टेस्ट में दे पाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक आपको पता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी आप देख सकते हैं। बट आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो टेस्ट सीरीज से सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो मैं सबसे लास्ट में अगर मैं देखूं तो शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। वेरी गुड शॉर्ट नोट्स, मतलब आपका शॉर्ट नोट्स जितना अच्छा होगा आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर आपका शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस भी हाई रहेगा। ये बात एकदम कान खोल के सुन लो। अभी आप स्वाम पढ़ रहे हो, अभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, अभी आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो, ये 10 दिन बाद भूल जाओगे। याद कब रहेगा? जब उस भूली हुई चीजों को क्या करोगे, कहीं पे लिख के रखोगे। माइक्रो नोट्स बनाइए भाई। अब शॉर्ट नोट्स बनाना है, पता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, तभी वो काम आएगा। मतलब आपको अब हर बार थोड़ी ना तुम पूरी बुक पढ़ोगे, पूरी नोट्स पढ़ने बैठ गए, हर बार नहीं पढ़ना जाता है भाई। हर बार एक ही चीज को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो नहीं आता है उस पॉइंट को लिखिए, या आपको जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स लगता है वो उसको एक कॉपी में लिखिए, वही आपका नोट्स है, शॉर्ट नोट्स। फिर अगली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ छांट के लिखिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मेरा वाला जो तरीका है वो मैं ऐसे बनाता था
कि जो चीज़ें मुझे लगता था कि मुझे तो ये कभी भूलूंगा ही नहीं, जैसे स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा ये चीज़, तो मैं उस शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखूंगा। कोई जरूरत नहीं है फेयर करने की कि नहीं यार स्ट्रेस तो लिख रहा हूँ तो फोर्स अपॉन एरिया कैसे ना लिखूँ, लोड अपॉन एरिया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सुरल फार्मूला नहीं लिखने की जरूरत है, m/i = e/r जीवन में हमेशा याद रहेगा अगर आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं तो जो चीजें आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिखो जो चीजें आपको लगता है कि नहीं ये चीज मैं भूल सकता हूँ या ये चीज मुझे याद नहीं रहता है बार बार, ये आप खुद को बता सकते हो। आप खुद जानते हो कि आपको क्या याद रहता है क्या याद नहीं रहता है। फिर भी और शॉर्ट नोट्स की जो लेंथ होनी चाहिए ना, कोई बोलता है शॉर्ट नोट्स 2 पेज में बना लो, पूरी शाम 2 पेज में लिख लो, कोई बोलता है 10 पेज में लिखो, कोई बोलता है 20 पेज में लिखो। देखो लेंथ अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज विद्यार्थी है, वो 2 पेज में ही बना लेगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज पहले से जानता है। कोई थोड़ा डल है, थोड़ा मतलब कमजोर विद्यार्थी है, बहुत तेज विद्यार्थी नहीं है, मीडियम है लेकिन लेबोरियस है, तो वो 15-20 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाएगा। तो 15-20 पेज का शॉर्ट नोट्स एक स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट्स होता है एक सब्जेक्ट में, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपका 15-20 पेज में शॉर्ट नोट्स खत्म हो जानी चाहिए। और शॉर्ट नोट्स को बनाने टाइम पे आप जगह स्पेसिंग छोड़ के लिखना, जैसे मान लो एक चीज यहाँ लिखते हो तो दूसरा चीज यहाँ लिखना, तीसरा चीज यहाँ लिखना, मतलब यहाँ पे स्पेसिंग रहेगी। ये स्पेसिंग काम देगा आपको कब, जब आप ना टेस्ट सीरीज दोगे तो उस टाइम पे, जब टेस्ट सीरीज के दौरान आपको कुछ बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे या नए नए कॉन्सेप्ट्स भी खुलेंगे, तो यहाँ पे वो जो स्पेसिंग होगी साइड में, यहाँ ऊपर में, यहाँ इधर साइड में, यहाँ इधर साइड में, उसको आप नोट करोगे वहाँ पे, और वो तब जाके आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट शॉर्ट नोट्स होगा। एग्जामिनेशन के लास्ट वाला जो मंथ होता है, जनवरी का महीना होता है, वहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स ही काम देगा, आपका नोट्स काम नहीं देगा माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना, उन्हीं चीजों को उसमें शामिल करना जो आपको नहीं आता है, वरना ऐसे मतलब आप कुछ भी लिखने लगोगे तो फिर दिक्कत है ना यार। वैसे तो फिर बुक ही मिलता है, बहुत सारे हैंड बुक अवेलेबल है, तो हैंड बुक से फायदा थोड़ी है। अपने हैंड राइटिंग में जो चीजें आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, उन चीजों को लिखेंगे, या आपको कोई नया कॉन्सेप्ट इस टाइप का कुछ दिख रहा है तो उसको वहाँ पे नोट कर लेंगे। इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना। शॉर्ट नोट्स का सैंपल अगर आपको चाहिए, मेरी शॉर्ट नोट्स जिससे मैंने पढ़ाई किया था उस शॉर्ट नोट्स का सैंपल अगर आपको चाहिए तो आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। आप मेरे ईमेल आईडी mayank kr, दिस इज नॉट स्पेस, kr@iitk.ac.in पे आप इस पे मेल कीजिएगा और बोलिएगा कि भाई मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए। मैं आपको कुछ सैंपल सेंड कर दूंगा कि भाई इस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स ऐसे आप बना सकते हो। दिस इज माय मेल आईडी। तो आप इस मेल आईडी पे पढ़ोगे तो आपको एक शॉर्ट नोट्स का आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट नोट्स भाई बनाना कैसे है। और ये बहुत जरूरी है भाई, शॉर्ट नोट्स अगर नहीं हुआ योर सिलेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी कमेगी, क्योंकि जनवरी महीने आपका वेस्ट हो जाएगा। लास्ट में आपको बहुत वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आप एकदम बिल्कुल घबराए हुए रहोगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। बट शॉर्ट नोट्स को पढ़ के आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं यार मुझे आता है, क्योंकि भाई जिस कॉपी को आप बार बार पढ़े हुए हो उसी कॉपी को एक बार और पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ यार सब कुछ तो मुझे आता है, एक छोटी सी कॉपी पढ़ लोगे तो शॉर्ट नोट्स आप बनाना है, आपको खूब अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना है। सैंपल के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो और लेके आऊंगा। मैं ना एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के बारे में अभी आपको नहीं बताया, एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है, मैंने कैसे तैयारी किया था, मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।